सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग एकदम बढ़िया ही होंगे। तो बेसिकली आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 के कुछ टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो कि क्या है, देखिएगा यहाँ पर, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा टॉपिक है आपका प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। तीसरा टॉपिक है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड चौथा टॉपिक है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो बेसिकली ये जो जितना भी आपको सिलेबस दिख रहा है ये किसका सिलेबस है, ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ये जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है और उसके जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं उनका सिलेबस है ये, ठीक। तो आइए इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को दो टर्म देखने को मिलते हैं। पहला टर्म है इकॉनमी और दूसरा टर्म है आपका इकोनॉमिक्स। तो पहले ये बताइए, इकॉनमी और इकोनॉमिक्स में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो सोचते थे ये दोनों टॉपिक एक हैं, बट एक्चुअल रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कैसे इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आइए समझते हैं। पहले इकॉनमी क्या होता है। तो इकोनॉमी को अगर मैं सिंपल से भाषा में समझाना चाहूँ आपको, तो ये आप लोग ये फ्लो चार्ट देखिए, ठीक है। आप लोग ये फ्लो चार्ट देखिए, ठीक। इकोनॉमी क्या है आपका, इकोनॉमी आपका एक सिस्टम है, ठीक। इकोनॉमी आपका एक सिस्टम है जो कि पीपल वांट या लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है। इकोनॉमी आपका एक सिस्टम है जो कि पीपल वांट या लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है। और लोगों की इच्छाएं क्या क्या हैं, लोगों की इच्छाएं क्या क्या हैं, खाने के लिए फूड चाहिए, रहने के लिए होम चाहिए और पहनने के लिए क्लोथ चाहिए। ऐसे बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो वो सारी इच्छाओं को, उन सारे वांट को कैसे फुलफ़िल किया जाएगा, तो प्रोडक्शन के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज के थ्रू किया जाएगा और तो और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किया जाएगा। तो बेसिकली इकॉनमी एक सिस्टम है जो कि पीपल वांट या लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है। कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, exchange and distribution. So let's come to the definition. It is a system in which and by which people get a living to satisfy their wants through the process of production, exchange and distribution. जो कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि पीपल वांट या लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोगों ने देखा कितना कितना इजी टॉपिक था, क्या इसमें कुछ रटना पड़ा? नहीं। तो अब हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। ये तो भाई उससे भी आसान टॉपिक है, ठीक है। तो ये मैंने नोट्स आप लोग के लिए बनाए हैं जो कि मैंने खुद के नोट्स और एआई के नोट्स को मिलाकर एक सिंपल सा इजी नोट्स बनाया है ताकि जो भी कि टॉपिक है वो आप इजीली पढ़ पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ला पाएँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को समझना है तो ऐसे समझिए। सबसे पहले बताइए कि क्या ह्यूमन के जो वांट हैं वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे सर ह्यूमन के वांट जो है अनलिमिटेड है। कि किसी को मान लीजिए एक बंदा है जो कि गेमिंग करता है, ठीक। तो हम लोग उसको एक कीपैड फ़ोन देते हैं। तो पहले वो क्या खेलता था, स्नैक एंड लेडर वाला गेम खेलता था। देन उसके बाद स्मार्टफोन आया तो उसने कि बोला कि मेरे को अब स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है। तो उसका वांट बढ़ा। उसके बाद उसने बोला कि मेरे को अब क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए। फिर लैपटॉप हो गया तो उसके बाद वो बोल रहा है कि मेरे को पीसी चाहिए, PS5 चाहिए। तो ऐसे हम लोग ये देख सकते हैं कि पीपल के जो वांट हैं वो क्या है, वो वांट जो है वो अनलिमिटेड है। बट जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, अब रिसोर्सेस हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि अर्थ पर जितने भी रिसोर्सेस हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं। तो रिसोर्स तो हमारे पास हो गए लिमिटेड और वांट जो है वो क्या है, अनलिमिटेड। तो इन दोनों को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स। एकदम सिंपल सा टर्म है। अनलिमिटेड वांट है और लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उन सबको मैनेज करना क्या हो गया, इकोनॉमिक्स। अगर हम डिफिनीसन की बात करें तो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी है। दैट हाउ अ कंज्यूमर मैनेज हिज वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। जो कि बताता है कि कंज्यूमर अपनी इच्छाओं, अपने वांट को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे मैनेज करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर उसके वांट ज़्यादा हों तो रिसोर्सेज अपने आप से पैदा होने लगेंगे, ठीक है।
या फिर वो सारा रिसोर्सेज अकेले ही ख़त्म कर जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं ना हो सकता। हम लोग को नेक्स्ट जनरेशन के लिए मतलब कि के लिए भी कुछ बचा के रखना है, उनका भी ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स। नाउ कम टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज स्कार्सिटी। अब भाई देखो, स्कार्सिटी वर्ड जहाँ आए तो इसका एक ही मतलब समझो, कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। तो ऐसे जनरल टर्म में हम लोग जैसे कमी को क्या दिखाते हैं, कहीं चीज़ में मान लीजिए कमी हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। बट इकोनॉमी के टर्म में हम उसको क्या बोलेंगे, स्कार्सिटी बोलेंगे, ठीक है। और कहीं भी चीज़ में कमी हो जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्कार्सिटी। तो समझिए इसको, अगर किसी का डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, डिमांड उसका हाई है बट सप्लाई उसका ना के बराबर है या फिर कम है। जैसे मान लीजिए एप्पल फ़ोन है, ठीक है। तो एप्पल फ़ोन जो है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका जो सप्लाई है या तो बहुत कम हो गया या तो नहीं के बराबर है। तो उसका क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी हो जाएगा, मतलब कि उसकी कमी हो गई। तो इट रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। सप्लाई क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई क्या होती है, कम होती है। बेसिकली आप लोग को यही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इकॉनमी हम लोगों ने पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, स्कार्सिटी पढ़ लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, कि एक इकोनॉमी में कौन कौन से ऐसे सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं जो कि वो फेस करता है। तो पहले प्रॉब्लम की बात करें तो व्हाट टू प्रोड्यूस की, लाइक आपने कोई इंडस्ट्री लगा लिया, ठीक है। तो अब आपको पता ही नहीं है कि प्रोड्यूस क्या करना है, तो कैसे आप बिजनेस करेंगे, तो आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। तो पहली प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, कि कोई भी कमोडिटी है, कोई भी गुड्स है, तो वो एक स्पेशली वो एक ऑडियंस के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कोई प्रीसियस थिंग हुआ तो वो रिच के लिए होता है, कोई लाइक एवरेज या बिलो एवरेज हुआ तो वो क्या होता है, वो पुअर के लिए होता है। तो बेसिकली सेकेंड जो हमारा प्रॉब्लम है वो है कि भाई किसके लिए हमको वो जो कमोडिटी है, वो जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, वो किसके लिए प्रोड्यूस करना है। नाउ थर्ड वन इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, कि मान लीजिए जो भी कमोडिटी हम लोग उसको प्रोड्यूस कैसे करें आखिर में। तो इसमें दो चीज़ हैं, समझिएगा। पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो देखिएगा। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में इसका मतलब नाम में ही छिपा हुआ है, जो कि है लेबर। तो इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री में जो वर्क लेबर करते हैं तो आ गया लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। और उसके बाद होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में जो काम मशीनरी द्वारा होता है वो आ गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में यहाँ लेबर है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में अपन मशीनरी देख सकते हैं आप लोग। तो बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में तीन है जो कि वेरी वेरी इजी टॉपिक हैं, और मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाया है ताकि आप लोग इसको ईजिली समझ सकें, ठीक। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है चॉइस। अब मैं बेसिकली आप लोगों से पूछता हूँ कि चॉइस क्या होता है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे सर चॉइस मतलब हो गया कि 5 से 6 चीज़ें होती हैं, उनमें से हम लोग को एक चीज़ सिलेक्ट करना होता है, वो हमारी चॉइस हो गई, ठीक है। या फिर मैं पूछूँ आपसे कि लाइक आपकी स्मार्टफोन में चॉइस क्या है, देन यू विल से दैट एप्पल, सैमसंग, अदर थिंग। सो चॉइस मतलब क्या हो गया बेसिकली, कि हमारे पास 5-6 गुड्स हों, उसमें से हम लोग को एक गुड्स सिलेक्ट करना हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि अगर मैं आपसे स्मार्टफ़ोन की बात कर रहा हूँ तो स्मार्टफ़ोन में ये नहीं ना है कि मैं उसमें क्या बोलते हैं कि कार ला दूँ, नहीं ना। स्मार्टफ़ोन की बात करूँगा तो सारे स्मार्टफ़ोन ही होंगे। तो वही बात है, देखिएगा यहाँ पर इट रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द कमोडिटी फ्रॉम अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। भाई कमोडिटी को सिलेक्ट तो कर रहे हैं हम लोग कि 5 से 6 कमोडिटी है और कमोडिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, पर वो कमोडिटी का जो यूजेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा चॉइस। तो बेसिकली ये चॉइस मतलब होता है ना कि इकोनॉमी के टर्म में बस इसको बताया गया है, वैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि चॉइस क्या होता है। तो अब इसको थोड़ा और इकोनॉमी के टर्म में समझते हैं कि सबसे पहले
मान लीजिए कि आप लोग टी पीते हैं, टी सुबह सुबह उठ के आप लोग टी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो क्या हुआ, टी की स्कार्सिटी हो गई, ठीक है, कि भाई उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई एकदम गिर गई, टी की स्कार्सिटी हो गई। तो वो फिर आया चॉइस, चॉइस क्या आया, कॉफ़ी। तो लोग किस पे शिफ्ट हुए, कॉफ़ी पे। लाइक टी की डिमांड गिरी, टी की जो थी स्कार्सिटी हुआ, तो लोग किस पे आ गए, तो लोग कॉफ़ी पे आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि कॉफ़ी भाई वहाँ पर अवेलेबल था, सस्ता था, तो लोग कॉफ़ी पे आ गए। तो उसके बाद उन लोग को क्या मिला, सेटिस्फेक्शन। अब भाई जो इतने दिन से जो चाय पी रहा हो उसको सुबह सुबह कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो क्या पिएगा, कॉफ़ी पिएगा, तो उसको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन। तो चॉइस ये रोल प्ले करता है कि जब किसी चीज़ की स्कार्सिटी होती है, किसी भी कमोडिटी की स्कार्सिटी होती है, तो उसका प्लेस ले लेता है, जिससे कि वो कंज्यूमर जो होता है उसको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस मैकेनिज्म। तो प्राइस मैकेनिज्म मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है सब कुछ, कि इसके जो है मतलब इसके नाम में है। एक बार समझते हैं, जैसे प्राइस, प्राइस मतलब क्या हो गया भाई, मनी, मनी हो गया, ठीक। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ कोई सिस्टम है जिसमें मनी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो है मनी है, मनी मतलब मनी किंग है वहाँ का, ठीक। तो इसको समझिए, इट इज़ अ सिस्टम इन विच प्राइजेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड रिसोर्स सप्लायर। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या, प्राइस या मनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड रिसोर्स सप्लायर के एक्टिविटीज़ में। अब देखिए समझिए, क्या प्रोड्यूसर बिना प्राइस, बिना मनी के कोई चीज़ प्रोड्यूस कर पाएगा, नहीं। क्या कंज्यूमर उसको ख़रीद पाएगा, नहीं। क्या रिसोर्स सप्लायर सप्लाई दे पाएगा रिसोर्सेज का बिना मनी के, अगर उसको मनी ना मिले, नहीं कर पाएगा भाई। तो जो है मनी ही है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, कि भाई प्राइस मैकेनिज्म का लिमिटेशन क्या है, कि हम लोग बोल दिए कि जो है मनी है, तो इसका लिमिटेशन क्या है। सबसे पहला लिमिटेशन है कंज्यूमर सोवरेनिटी, ठीक है। कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब ये मानिए कि जो कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है वही भगवान है, ठीक। जो है वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर जो होता है वही प्रोडक्ट को बाई करता है। अब जो बाई करेगा वही तो पे करेगा, अब पैसा तो वही दे रहा है, तो वो जिस चीज़ की डिमांड करेगा कंपनी वही चीज़ बनाएंगे, ठीक। जैसे बहुत सारे कंज्यूमर हैं, ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे को सैमसंग S24 चाहिए, तो कंपनी क्या सैमसंग S24 छोड़ के कोई और मॉडल बनाएगी, नहीं। तो उस टाइम पे वो कंपनी सैमसंग S24 को ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर जो चाहता है कंपनी वही बना के उसको देती है। तो एक ऐसे, अब ये कैसे लिमिटेशन हुआ इसको समझिएगा। कंज्यूमर सोवरेनिटी, अ मिथ, इंडिविजुअल में नॉट बी बेस्ट जज। तो बेसिकली कि ये बोल रहा है कि अब क्या पता इंडिविजुअल को नॉलेज ही ना हो कि वो चीज़ उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है कि उससे मतलब कि हमको मान लीजिए 20,000 के अंदर में एक फ़ोन चाहिए, तो हम लोग एक को फ़ोन पसंद आया, लेकिन उससे बेटर में एक और फ़ोन है, पर हम लोग नहीं जानते उसको, ठीक है। अब लोग दबा के उसी फ़ोन को ख़रीद रहे हैं, ठीक, लेकिन बेस्ट वाला कोई ख़रीद ही नहीं रहा। तो क्या हो गया, ये लिमिटेशन हो गया ना वहाँ पर, कि बेस्ट ऑप्शन था, हमने उसको नहीं चूज़ किया, हमने ख़राब वाले को चूज़ किया। क्यों, क्योंकि लोग उसको बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे थे। तो क्या हो गया, एक कंज्यूमर सोवरेनिटी हो गई यहाँ पर, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज वन प्रॉब्लम ऑफ मोनोपोली, कि भाई मोनोपोली क्या है। सबसे पहले समझे मोनोपोली क्या है। मोनोपोली को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मोनोपोली मतलब होता है किसी फील्ड में एक ही सिस्टम होगा। जैसे मान लीजिए कि इसको हिंदी में बोलते हैं एकाधिकार, ठीक है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए पेट्रोल या डीजल की बात करते हैं, तो बेसिकली पेट्रोल या डीजल में अगर इंडियन ऑयल को हटा दें तो रिलायंस ही ऐसा है जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टॉक होल्ड करता है। तो अगर रिलायंस पेट्रोल के प्राइस बढ़ाता है या घटाता है तो लोगों को वो ख़रीदना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन नहीं है, कि वहाँ पर अगर 5-6 कंपनियाँ होती तो कोई मान लीजिए अपना प्राइस कम करता, तो लोग क्या होते उस पर शिफ्ट होते हैं, रिलायंस का कोई नहीं ख़रीदता, ठीक है। बट क्या है, अब रिलायंस ही अकेला है, तो अगर वो प्राइस जितना भी बढ़ा दे ख़रीदना तो पड़ेगा भाई। क्यों, क्योंकि मोनोपोली है, क्योंकि इकलौता वही ऐसा मतलब कि
वही ऐसा एक प्रोड्यूसर है उसका जो उस कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हो गया प्रॉब्लम ऑफ मोनोपोली। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या, सबसे पहले हम लोग इस ग्राफ को समझते हैं। ठीक है, तो ये डिमांड और सप्लाई का एक ग्राफ है जो कि काफ़ी मज़ेदार है। तो इसको सबसे पहले एकदम मज़ेदार अंदाज में समझते हैं। ठीक है, तो समझिए, सबसे पहले डिमांड कर्व का ग्राफ आप लोग देख रहे होंगे डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक, बट सप्लाई कर्व का ग्राफ अपवर्ड जा रहा है। डिमांड कर्व का ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, सप्लाई कर्व का ग्राफ अपवर्ड जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है ये समझिए सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे जो एक्स एक्सिस में आपको दिख रहा है ये एक्स, तो वहाँ पर क्या है, क्वांटिटी है। यहाँ एक्स एक्सिस में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है क्यू, क्यू मीन्स क्वांटिटी। एंड वाई एक्सिस में आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा नहीं है पर यहाँ पर समझ लीजिए प्राइस है। ठीक है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस में समझ लीजिए यहाँ प्राइस है। ठीक, और यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर प्राइस है। ठीक, तो समझिए कोई चीज़ है, ठीक है, किसी चीज़ का अगर प्राइस 10 के है तो क्या उसका डिमांड ज़्यादा होगा? नहीं होगा भाई। ठीक है, किसी चीज़ का अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड उसकी कम होती है, कम लोग उसको ख़रीद पाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सब कोई अमीर तो है नहीं ख़रीद लेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी चीज़ की प्राइस अगर 1 के आ जाए, 1 के आ जाए तो उसे 100 लोग ख़रीदते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली प्राइस जब जब बढ़ता है डिमांड कम होती है। अब प्राइस जब जब कम होता है डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, पर सप्लाई के केस में दूसरा चीज़ होता है। देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपके पास से क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ का अगर प्राइस जो है वो 1 की है तो क्या कंपनी उसका सप्लाई ज़्यादा करेगी? क्यों करेगी भाई? अगर कंपनी सस्ते दाम पे सामान बेचेगी तो उसका क्या होगा, उसका लॉस होगा। तो कंपनी क्या करेगी, नहीं सप्लाई करेगी, वो सप्लाई को कम कर देगी। तो यही देख सकते हैं हम लोग 1 के पे यहाँ पर 5 सप्लाई है। ठीक, लेकिन 10 के पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 100 सप्लाई है। क्यों? क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ा तो कंपनी ने अपना सप्लाई भी बढ़ा दिया कि हाईली प्राइस पे बेच के वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो बेसिकली इस वजह से सप्लाई कर्व का जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड होता है और डिमांड कर्व का जो ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड होता है। और द पॉइंट एट विच डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व कट ईच अदर इज नोन एज इक्विलिब्रियम। मतलब एक ऐसा बिंदु जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटे, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम बेसिकली ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एक कंज्यूमर को फुल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसके बारे में और भी जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में एक गवर्नमेंट क्या क्या रोल प्ले करती है। पहला, प्रोवाइड अ वेल फंक्शनिंग लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे समझिए एक कंट्री है, वहाँ पर गवर्नमेंट अगर एक लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम ही ना प्रोवाइड करे तो क्या होगा। वहाँ समझिए लीगल सिस्टम नहीं है, सब काम इलीगल तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पर मोनार्की है या कोई नॉर्मल सा सिस्टम है, मतलब कोई सिस्टम नहीं है, सब कुछ इलीगल तरीके से हो रहा है। तो क्या कोई वहाँ पर, ये बताइए, क्या कोई वहाँ पर बिजनेसमैन जाकर इंडस्ट्री लगाएगा? नहीं लगाएगा भाई, क्योंकि जब कुछ तय ही नहीं है कि किस रेट पे बिकेगा, कि ना प्रॉफिट होगा, सब इलीगल तरीके से हो रहा है, तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन क्यों जाकर अपना पैसा बर्बाद करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को एक लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड कराना होता है। ठीक, दूसरा सोशल वेलफेयर। अब ये भी मतलब ध्यान रखना होता है कि अब गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों के फ़ायदे के लिए, ठीक है, प्राइजेस का मतलब कि दाम एकदम हाई बढ़ा दें। ठीक, मान लीजिए कोई भी कमोडिटी है, उसका मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के बीच में डील हो गया, अब उसका प्राइस एकदम से बढ़ा दें तो इससे क्या होगा, जो मतलब कि मिडिल क्लास हैं, जो पुअर लोग हैं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है, मतलब कि सोशल वेलफेयर भी हो, लोगों का वेलफेयर भी करना है, साथ में डेवलपमेंट भी करना है। ठीक है, थर्ड वन इज इंक्रीजिंग स्पेंडिंग। गवर्नमेंट को देश की इकोनॉमी के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए स्पेंडिंग भी इंक्रीज करना है। लाइक अगर आप स्पेंडिंग नहीं इंक्रीज करेंगे, ठीक है, लाइक अगर आपके यहाँ के लेबर एजुकेटेड नहीं होंगे, अगर आपके यहाँ पर वो
लीगल सिस्टम नहीं होगा, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा, तो क्यों कोई बाहर से आपके यहाँ आएगा, इन्वेस्ट करेगा। तो स्पेंडिंग आप लोग करेंगे, अपने कंट्री को एक अच्छा, एक सिविलाइज्ड, एक मतलब कि ऐसा कंट्री बनाएंगे जहाँ की लेबर क्या हो, स्किल हो, जहाँ पर क्या हो, रोड हो, जहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सब कुछ हो। तभी ना बाहर की कोई एमएनसी कंपनी आएगी और आपके यहाँ क्या बोलते हैं इंडस्ट्री लगाएगी। तो इंक्रीजिंग स्पेंडिंग, तो बेसिकली ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ही पढ़ा दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीपीएफ, द मोस्ट वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लाइक मतलब किस चैप्टर में कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो है पीपीएफ। अब इसको समझिएगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता क्या है, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये क्या होता है, बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका होता है भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दो कमोडिटी का, ठीक। दो कमोडिटी को एक साथ ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग पीपीएफ। अगर हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। क्या बोल रहा है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन का, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किया जाता है। अब ऐसा नहीं ना कि रिसोर्सेज हमारे पास उतने होना और हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर दें। हमारे पास 20 ही गन का रिसोर्सेस है बट स्टिल हम लोग 30 गन प्रोड्यूस कर दें, ऐसा नहीं ना होता है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, पीपीएफ। बेसिकली हमारे पास दो कमोडिटी रहेंगी, उन लोग का हमको क्या बनाना है, ग्राफ। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीपीएफ, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी, ठीक है। एकदम आसान सा टॉपिक है। इसको और किस किस नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो मैंने आपको बताया, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्रीज। तो ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, खास करके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। नाउ एमओसी एंड एमआरटी, अनदर वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एमओसी मीन्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये सब है क्या चीज़, अब इसको हम लोग पीपीएफ के मदद से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए दो हम लोगों ने कमोडिटी लिया, एक गन और दूसरा लिया बटर, ठीक है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी ए में 15 गन हम लोगों ने लिया, बटर कितना है 0, तो कुछ हुआ नहीं हुआ। अब आते हैं पॉसिबिलिटी बी में, हम लोगों ने एक गन को कम किया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक बटर बढ़ा, ठीक है। और जैसे आप लोग पहली बात ये समझिए कि रिसोर्सेज तो हम लोग पास सेम है, ठीक है। तो एक चीज़ का सेक्रीफाइस करेंगे तभी ना दूसरी चीज़ का हम लोग गेन करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसका सेक्रीफाइस करते हैं तभी ना बटर का हम लोग गेन कर पाएंगे। तो यही बात है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 15 था, तो अगर हम यहाँ से 1 घटाते हैं तो यहाँ 14 हुआ, और यहाँ पर कितना आया 1, ठीक है। तो 14 और 1 कितना हुआ, 15 हुआ। तो बेसिकली 1 को बढ़ाएंगे तो 1 को हम लोग को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एमओसी क्या होता है, तो एमओसी ये होता है कि सेक्रीफाइसेस गुड्स अपॉन गेन गुड, सेक्रीफाइसेस गुड्स अपॉन गेन गुड से होता है एमओसी। तो 15 to 14 कितने का सेक्रीफाइस हुआ, 1 का, 1, और गेन गुड कितने का हुआ, 0 to 1 कितने का, 1। तो ये हो गया आपका 1/1, ये वहाँ पर अपॉन है, लिख लीजिएगा 1/1, यहाँ पर आपका है 1/1, ठीक है, 1/1 है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये बेसिकली ये आप लोग यहाँ पर अभी के लिए 1 सेकेंड, ये डेल्टा गन और डेल्टा बटर हटा दीजिएगा, ये बस एमओसी लिखिए, और ये है आपका 1/1, ठीक है। एमओसी आपका क्या हो गया, 1/1। नाउ मूव टू द एमआरटी। तो भाई अगर आप लोगों ने एमओसी समझ लिया तो एमआरटी कुछ नहीं है। एमआरटी बेसिकली क्या है, रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसेस गुड्स एंड गेन गुड, ठीक है। आप लोगों ने पहले क्या देखा, सेक्रीफाइसेस गुड्स अपॉन गेन गुड, लाइक उन लोग को या अपॉन में लिखो, या अगर वो एक दूसरे से डिविजिबल हैं तो उनको उस फॉर्म में लिखो।
बट उन लोग का रेशियो लिखना लाइक 1/1 और 1:1, तो वो क्या हो गया MRT, बस मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इसका आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या होता है, कि कौन सा रेशियो होता है, कौन सा अपॉन में होता है, बस इसमें इतना था। और अब यहाँ आप लोग देखेंगे तो ये PPF का ग्राफ है, जो कि गन और बटन का मैंने एग्जांपल आप लोग को दिया था कि गन थे और बटर थे, तो क्या हो गया, वो PPF का यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है। उसी जो मैंने आप लोग को जो चार्ट बताया था, उसी चार्ट के थ्रू इसको बनाया गया है। देख सकते हैं आप लोग, ये PPF का कुछ ऐसा ग्राफ होता है। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं अगर आप लोग को समझाना चाहूँ तो ऐसे समझ सकते हैं आप लोग कि बेस्ट ऑप्शंस वी हैव, लाइक अगर आप लोगों के पास, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 20K के अंडर, मान लीजिए सैमसंग का एक बेस्ट फ़ोन है, उससे बेस्ट कोई है ही नहीं, तो अब क्या हो गया आपका, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया कि उससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास होता है वो होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो लेट्स कम टू द डिफिनीशन, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो मैंने आपको बताया कि उस चीज़ का कॉस्ट जो आपके पास लाइक बेस्ट ऑप्शन होता है, उसका कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये MOC मैंने आपको बता दिया है कि डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन, यहाँ पर अपॉन लिखना भूल गया है, ठीक है, डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन, ठीक। नाउ मूविंग टू द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कर्व। यहाँ आई थिंक गलती से यहाँ पर कॉनकेव लिखा गया है, बट आप लोग समझिए कि ये जो है ये कॉन्वेक्स कर्व का ग्राफ है, ठीक है, कॉन्वेक्स कर्व का ये ग्राफ है। क्योंकि कॉन्वेक्स कर्व आपका ऐसे होता है, बट कॉनकेव कर्व आपका इस तरह से बेंट होता है, ठीक। तो समझिए इसको पहले, लाइक हम लोग PPF सबसे पहले बनाते हैं, वीट हो गया, कॉटन हो गया, वीट हो गया हमारे पास और कॉटन हो गया। तो वीट 0 है, कॉटन कितना है 100, वीट 20 हुआ, कॉटन कितना हुआ 90। नाउ अब समझिए इसको, तो यहाँ पर सेक्रीफाइसेस कितने का हो रहा है, 100 से 90, 10 का सेक्रीफाइसेस। गेन कितने का हुआ 0 to 20, 20 का। तो डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन का फार्मूला लगाएंगे तो 0.5 विल बी द आंसर। ऐसे ही अगर आप सबका निकालेंगे तो आप लोग देख सकते हैं MOC क्या हो रही है, MOC जो है आपकी वो बढ़ रही है, 0.5, 0.75, 1, 1.25, तो MOC जो है वो आपकी बढ़ रही है। तो जहाँ पर MOC बढ़ता हुआ दिखे, समझ जाइए वो कौन सा ग्राफ बनेगा, वहाँ पर बनेगा आपका कॉन्वेक्स ग्राफ। कॉन्वेक्स ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का होता है जो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर समझते हैं 3 पॉइंट के बारे में। ये देखिए पॉइंट ABC, तो जो पॉइंट या फिर उस सर्कल के जो ग्राफ बना है उस पे हो या फिर उसके अंदर हो, ठीक है, उसको बोलेंगे अचीवेबल पॉइंट, लाइक उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। और जो उस ग्राफ के बाहर बना उसको बोलेंगे नॉन अचीवेबल, कि भाई हम लोग उसको अचीव ही नहीं कर सकते, उस टास्क को हम लोग कंप्लीट ही नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये सिंपल सा चीज़ था। अब इसके बाद हम लोग फाइनली कॉनकेव कर्व को पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। नाउ कॉनकेव कर्व, तो मैंने बताया कि आपको कॉनकेव कर्व जो होता है वो ओरिजिन की तरफ बेंड होता है, तो कॉनकेव कर्व कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अब सेम एग्जांपल वीट कॉटन, 0 वीट है 100 कॉटन, 20 वीट हुआ 17 कॉटन, ऐसे करते करते यहाँ पर एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर देखिए गेन कितने का हुआ, गेन कितने का हुआ मैं पूछूँ तो 20 का गेन हुआ, 20 का क्या हुआ गेन हुआ। और अगर मैं पूछूँ सेक्रीफाइसेस कितने का हुआ तो 100 से 70, 100 से 70 कोई चीज़ आ रही है तो क्या हुआ सेक्रीफाइसेस हुआ कितने का 30 का। तो डेल्टा गेन अपॉन डेल्टा सेक्रीफाइसेस करेंगे तो हमारा 1.5 आंसर आएगा। अब ऐसे अगर इसको सब निकालेंगे तो हम लोग देख सकते हैं MOC जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हमारी जो MOC है वो डिक्रीज हो रही है। तो जहाँ पर MOC डिक्रीज हो वहाँ पर कौन सा कर्व बनेगा, कॉनकेव कर्व बनेगा। सिंपल सा चीज़ है, MOC इंक्रीज कॉन्वेक्स, MOC डिक्रीज कॉनकेव कर्व। और इस ग्राफ के थ्रू हमने ये कर्व बनाया, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस हियर आवर चैप्टर विल बी एंड, आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। तो बेसिकली ये मैंने जो ये सारा आप लोग देख सकते हैं
ये अब मेरा जो नोट्स था उसके थ्रू और चैट जीपीटी के एआई हैंड रिटेन नोट्स को मिलाकर एक परफेक्ट इजी नोट्स बनाया है, जिससे कि आप लोग सब चीज़ आसानी से समझ सकें। तो बेसिकली लाइक जब मैं पढ़ने आया था डीटीयू में, तो मेरे को कोई लेक्चर ही नहीं मिल रहा था यूट्यूब पे जिससे कि मैं पढ़ सकूं। तो मुझे यही चैट जीपीटी या फिर अदर बुक्स के थ्रू जाना ही पड़ा पढ़ने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको लोग को वो जितना भी कंटेंट था वो फ्री में दे दूँ, ताकि आप लोग को वहाँ वहाँ ना जाना पड़े। आप लोग सीधे जो जो एग्ज़ाम में टॉपिक आते हैं वो लोग कवर कर सकें और उसको ईजी वे में समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई और लाइक नया टॉपिक चाहिए, ठीक है, कोई अदर टॉपिक, अदर सिलेबस का कोई भी आपको वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।